नमस्कार, एएनआर न्यूज़ फॉर यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम जो संजीदगी से मामले जो होते हैं, संजीदा मुद्दे होते हैं, लोगों के हक और जनता की जो आवाज़ के मुद्दे होते हैं वो लगातार हम उठाते रहते हैं। जगह जगह हम जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो लोगों के लिए, उनके अधिकार के लिए एक लड़ाई लड़ते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक बार फिर से पहुंचे हैं फाइट फॉर राइट के संस्थापक वेदपाल जी सुंदरिया के पास। सर, स्वागत है आपका एएनआर न्यूज़ में। स्वागत है। और आप सजग मीडिया को आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की भी विशेष बधाइयाँ। आप इतने पावन अवसर पर जो भारत में हिंदी पत्रकारिता उदन मार्तन के मार्फत आदरणीय शुक्ला जी ने जिसकी शुरुआत की थी सदियों पूर्व, आज उस शुभ उपलक्ष्य में आप यहाँ मेरे पास पहुँचे हैं और इस क्षेत्र के विभिन्न कर्मचारी वर्ग की, बेरोजगार वर्ग की जो भी लगातार संजीदा मुद्दे हैं उनके बारे में अक्सर आप आते रहते हैं। आपका स्वागत जी। वेदपाल जी, देखिए, कई दिनों से हम काफ़ी मुद्दे उठाते आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के उठा रहे हैं, साथ में ये जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो ज़्यादातर मुद्दे हैं उनको उठाते आ रहे हैं, अध्यापकों की कुछ समस्याएं उनको उठाते आ रहे हैं। आज हमारे कुछ सवाल है आपसे कि एक तो हमारा जो ईडब्ल्यूएस मामला था, जो सीमावर्ती महिलाओं को जो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है वो जारी नहीं किए जाते थे और हाईकोर्ट का जो है निर्णय आ गया था, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र में प्रभाव न होकर भी उनको वापस जाना पड़ा। क्या कारण रहा कि ऐसा, क्या कुछ दिक्कतें आई है इसके अंदर? देखिए, पिछले कुछ महीनों में राजस्थान सरकार ने बहुत सारी नौकरियां के आवेदन मांगे। जैसे एक विशेष तौर पे मैं चर्चा करूं तो एक सामान्य युवा साथी के लिए या सामान्य हमारे जो भी शिक्षित बहनें हैं उनके लिए एक नौकरी निकली थी 4th श्रेणी में। 54,000 के करीब पद थे, जिसमें 10वीं कक्षा पास कोई भी लड़का लड़की उसको आवेदन कर सकता था। इसके अलावा शिक्षा विभाग की RAS तक की अनेकों भर्तियाँ निकली जी। इस दौर में जो हम लगातार संघर्ष कर रहे थे 2018 से कि सीमावर्ती महिलाओं को जो 1 नवंबर 2018 को जो महिलाएं हमारे नज़दीकी हरियाणा, पंजाब, जो भी नज़दीकी राज्यों से यहाँ राजस्थान में विवाहित हैं, उनको जो आरक्षित वर्ग होता था उसमें SC, ST, OBC उनका आरक्षण बंद किया गया जी। उक्त आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये महिलाएं जो आरक्षित वर्ग की हैं अन्य राज्य से अन्य राज्य में शादी करने की वजह से, यानी कि नज़दीकी हरियाणा में यदि किसी का जन्म हो गया महिला का, यहाँ शादी हो गई राजस्थान में, उसको जनरल कैटेगरी में काउंट करके उनको आरक्षण नहीं मिल पाएगा आरक्षित SC, OBC वर्ग का, कि उनको सामान्य में माना जाएगा। इसी बीच भारत सरकार ने 19 जनवरी 2019 को वो तबका देश का जिसको किसी भी प्रकार का SC, ST, OBC वगैरह का आरक्षण नहीं मिल रहा था, उनको सामान्य वर्ग का मानते हुए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का कानून पारित किया। तब हम तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राजस्थान से मिले थे हमारे ग्रीवेंस को लेकर के कि हमारे समक्ष स्थिति ये है कि हमें जर्नल में आप मान रहे हो, इन महिलाओं के पूरे समूह को लेकर के हम मिले थे आदरणीय उसमें जो निरंजन आर्य जी चीफ सेक्रेटरी राजस्थान से, उनसे कि जब आप सामान्य में मान रहे हो, राजस्थान का मूल निवासी इनको शादी के आधार पर आपको मानना ही पड़ता है, कानून के अनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र दे ही रहे हो, तो इनको सामान्य में मानते हुए EWS आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता। लंबी फाइल चली कार्मिक विभाग में, लीगल विभाग में, निष्कर्ष निकल करके आया और ये सर्कुलर राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी किया 10 फरवरी 2020 को, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, शायद यही डेट थी, कि जो अन्य राज्यों से विवाहित महिलाएं हैं उनको EWS प्रमाण पत्र, उनका आर्थिक पैमाने को चेक करके जारी किया जाए और वो आरक्षण के हकदार भी होंगे जी। आरक्षण मिलने लगा, लेकिन असली बाधा जो यहाँ स्थानीय कार्यालय हैं, संबंधित सीमावर्ती क्षेत्र के SDM कार्यालय, उनमें जो आवेदन करता था, तो जिसकी थोड़ी बहुत दाएं बाएं पहुंच होती थी उसका तो चुपचाप आरक्षण का EWS का प्रमाण पत्र बना दिया जाता था। बाकी जिसकी पहुंच नहीं होती थी वो इन ऑफिसों में चक्कर काट करके घर बैठ जाता था। उनको यही जवाब ई मित्र वाले देते थे कि आप तो बाहरी राज्य की महिलाएं हैं, आपको मिल नहीं सकता, और यही जवाब वो संबंधित RAS लोग देते थे कि आपको तो ये हक नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। आप अपने परिचित का बना देते थे, बाकी का नहीं बनता था। लेकिन जिनका बना, उसके बाद नौकरी का आवेदन आए सरकारी सेवा की, उनका नंबर आ गया, उनको उस स्टेज पे रोक दिया। विशेषकर मैं शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय के डायरेक्शन की बात करूं, 2021-22 की L1 L2 की भर्तियों में इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक लाइन लगा दी कि अन्य राज्य की कोई भी महिला जो राजस्थान के व्यक्ति से विवाहित है और यहाँ उसको किसी भी प्रकार का SC, ST, OBC या EWS का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसका प्रमाण पत्र को आरक्षण के में मान्य नहीं किया जाएगा। वो पीड़ित महिलाएं पहुँची हमारे तक, हमारे मिशन की ओर से हमारे लीगल साथियों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी
और सरकार के समक्ष भी पूरी परिवेदना को हमने लगातार रखा। तो उक्त मामले में उन महिलाओं को आरक्षण ईडब्ल्यूएस का मिला, नियुक्तियां मिल गई। लेकिन अब ये जो भर्तियां दोबारा आई 2024 के लास्ट में, जिनके अचानक ज़्यादा विज्ञप्तियां निकली, उस दौर में छद्म तरीके से इन महिलाओं के प्रमाण पत्र बनाने के ऊपर छद्म सहमति कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों में हो गई कि इनको मना कर दिया जाए। ई मित्र वाले प्रमाण पत्र वापस लौटाने लगे, ये कह करके कि आपका जन्म अन्य राज्य में हुआ है। किसी भी कैटेगरी को, प्रत्येक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा रास्ता निकाला कि जो जनरल कैटेगरी अन्य राज्य में है उसका यहाँ बना दो। बाकी जो विवाहित महिला जो जन्म से वहाँ किसी ओबीसी, बीसी, एससी या एसटी में है, उनको यहाँ जर्नल मान करके उनको मत बनाओ, कह दो कि आपका तो फलानी आरक्षित कैटेगरी में हो अन्य राज्य में। इस बिंदु को वो कहीं ना कहीं छुपा गए कि यहाँ मूल निवासी होने की वजह से और किसी भी प्रकार का आरक्षित वर्ग का आरक्षण नहीं मिलने की वजह से इनको सामान्य वर्ग में मान करके ईडब्ल्यूएस दिया जाए, जो कोर्ट की गाइडलाइन थी, जो उस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियमावली थी और जो सरकार के समय पे जारी सर्कुलर थी, उन सबको एक तरीके से एक साइड में कर दिया गया, अलग रखते हुए इनको अमान्य कर दिया गया। ज़्यादा समस्या उभर करके आई आपके नज़दीकी हनुमानगढ़ में। हमारे सिद्धमुख राजगढ़ में तो हमने लड़ करके निरंतर प्रयास करके संबंधित डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा करके जो भी हमारे सामने संज्ञान में आया सबके बनवाए। मेरे सामने आज भी राजगढ़ और सिद्धमुख में ऐसा कोई केस नहीं है कि जिस महिला को हरियाणा से यहाँ विवाहित हो और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा हो। लेकिन हनुमानगढ़ में बड़ी समस्या उभर करके आई। 1 जनवरी 2025 की बात है, मैं भादरा पहुंचा भी, तत्कालीन उसमें अपने निवर्तमान विधायक संघर्षशील व्यक्ति आदरणीय कॉमरेड बलवान पूनिया जी से मिला मैं। उनके पीए हैं सुभाष कचोरिया जी, उनकी मैडम या मैसेज अपने हरियाणा से हैं, एससी कैटेगरी से हूँ, उनका प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा था। तो मैंने जाकर के सारे डॉक्यूमेंट दिखाए कि ये विधायक महोदय, ये हमने संघर्ष करके इसको लागू करवा दिया है, कार्मिक विभाग ने अपना ओपिनियन दे दिया है 2023 में, दोबारा बार बार रोकने पे तो इनका जारी किया जाए। उन्होंने वादा किया कि मैं प्रयास करूँगा, लेकिन नहीं बना। फिर लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि हमने तो आवेदन भी कर दिया और इन्होंने निरस्त भी कर दिया। मैंने बोला कि निरस्त किया होगा, प्रूफ लाइएगा। तो प्रूफ लाए। ऐसे अभ्यर्थियाँ मेरे पास पहुँचे गाँव नीठाना से, भादरा से। वो प्रजापत जाति से थी, ओबीसी, जिसको हरियाणा में बीसी बोलते हैं, यहाँ ओबीसी में विवाहित थी। उन्होंने 4th श्रेणी का फार्म अप्लाई किया ईडब्ल्यूएस में, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बना। उसको माननीय हाईकोर्ट में हमने चैलेंज किया और उस चैलेंज में माननीय हाईकोर्ट ने एक बड़े डायरेक्शन देते हुए, स्पष्ट करते हुए, और राजस्थान गवर्नमेंट के जो कार्मिक विभाग का जो सर्कुलर है 20/10/2023 का, उसको यूं का यूं उल्लेखित करते हुए कहा कि अन्य राज्य से विवाहित महिला किसी भी कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी में है, ये याचिकाकर्ता महिला, उसका प्रमाण पत्र 4 सप्ताह में जारी किया जाए। और प्रमाण पत्र जारी हो गया तो एक तरीके से उनको नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा। ये बड़ी सफलता हमारी थी। इस संघर्ष का ये दूसरा पड़ाव था। तो सर, ये हनुमानगढ़ ज़िले में ही ऐसी क्यों समस्याएं आई है? हनुमानगढ़ ज़िले में मेरे समझ में आया कि जो फिलहाल जो एक आरएस लॉबी काम कर रही है इस एरिया में, उन्होंने कहीं ना कहीं, कोई उनका व्हाट्सएप ग्रुप था, मेरी एक अधिकारी से बात भी हुई कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं। हमने भेजा विनोद नामक एक हमारे साथी को और उनकी मैडम को कि सारे डॉक्यूमेंट आप इनको चेक कीजिएगा। और वर्तमान में जो आपके कलेक्टर साहब हैं आदरणीय कानाराम जी, उन्होंने ही निदेशक रहते हुए महिला को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण लेते हुए नौकरी दी है। आज वो प्रमाण पत्र जारी करने में कैसे उनके ज़िले में बाधा आ सकती है? लेकिन मामले को भ्रमित कर दिया, ओपिनियन के लिए भेज दिया यहाँ के एसडीएम भादरा ने और आपके नौहर वाले ने कलेक्टर महोदय के पास। कलेक्टर महोदय ने समाज कल्याण को प्रेजेंट कर दिया कि हमें मार्गदर्शन दो, जबकि मार्गदर्शन ऑलरेडी था। समाज कल्याण में मार्गदर्शन पड़ा रहा। कोशिश भी की हमने 6 मार्च को जाकर के किस मामले में सार्थक मार्गदर्शन दो। हमने समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को एक बिंदु समझा के आए, और लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। मजबूरन हमें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अच्छा सर, इसके बाद में चलो ईडब्ल्यूएस मामला तो काफ़ी संघर्ष में पहले भी था और अभी चल ही रहा है संघर्ष। तो ये संघर्ष चलता रहेगा। अभी भी ये ऑफिसें किसी न किसी बहाने से मना करेंगी। कोई कहेगा कि फलाने का तो उस पिटिशनर के नाम से ऑर्डर हुआ है, आप आपके नाम से ले आओ। लोगों को कोर्टों में ये आगे से आगे धकेलते रहेंगे, लेकिन जो संघर्ष करेंगे वो सफल हो जाएंगे। अपनी ही प्रवृत्ति है, अपनी ही उनकी नजाकत है।
तो बीएलओ नियुक्ति का प्रकरण आया। अध्यापक बड़े बड़े प्रदर्शन करते रहते हैं, आज भी सड़कों पे हैं, जयपुर कूच किया जा रहा है विभिन्न संगठनों के द्वारा कि अध्यापक को गैर शैक्षणिक कार्य में नियुक्ति ना दी जाए। यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई जनगणना का कार्य है, कोई पंचवर्षीय आम चुनाव हैं जो 5 साल में होते हैं पंचायत के या फिर आपके इसके विधानसभा के या लोग, तो बिल्कुल, और शिक्षक करते भी हैं उस काम को उत्साह के साथ, बड़ी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन उसके सिवाय गैर शैक्षणिक कार्य जो है बीएलओ का, जो पूरी साल चलता रहता है, 1 वोट बढ़ गया 2 घट गए, रोजाना उनकी एंट्री करो, इस कार्य में नहीं लगा सकते थे। ये प्रकरण मेरे पास आया रतनगढ़ में। इन्होंने जब मेरे को शिकार बनाने की कोशिश किया इस मामले में, तो मैंने पूरे रूल रेगुलेशन संबंधित आदेश सब पढ़े। तो उसमें पूरे प्रकरण को जब मैं अध्ययन कर रहा था तो एक निष्कर्ष निकल के आया कि भारतीय चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर 2022 को इस मामले में उल्लेखनीय और बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। चूँकि जब आरटी लागू हुआ 2009-10 में, उसमें प्रावधान 27 में ये कहा गया कि शिक्षक को राष्ट्रीय आपदा जनगणना या आम चुनाव के सिवाय किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। तो जो कक्षा 1 से 6 तक के अध्यापक आरटी के अधीन आ रहे थे उसमें, राइट टू एजुकेशन में, जिसके आधार पे भाषाई विषयों की भर्ती हुई L2 की, उनको प्रोटेक्ट किया गया पूरी तरीके से कि इनको गैर शैक्षणिक कार्य में ना लगाया जाए। पूरा अध्ययन मैंने किया तो मेरे को ये समझ में आया कि वहाँ जो नियुक्ति आदेश जारी कर रहे हैं वो सिर्फ कोई संदेश किसी को भेजते हैं शिक्षा विभाग के संबंधित सीबीओ या पीओ के पास जी, वो भी वो किसी भी प्रकार से भेज देते, कार्मिक के पास या तो पहुँचता ही नहीं है, न उनके पास कोई रिकॉर्ड संधारण है, न कोई ऐसा आदेश दिया जाता है, और फिर धमकी देते हैं दूसरे दिन कि आपने कार्य ग्रहण क्यों नहीं किया, आपके खिलाफ 17 CCA की कार्रवाई करेंगे, फलान करो ये करो। इसी स्थिति से मैं गुजरा तो मेरे समझ में आया कि शिक्षक अपने अधिकार के प्रति जागरूक ही नहीं था, कानूनी प्रक्रिया का नहीं पता। मैं विद्वानों की विद्वता पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षक को इस मामले में मुक्त किया गया कानूनी संरक्षण दे करके, उस संरक्षण से अपने आप को रक्षित नहीं कर पाया इस मामले में। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फरवरी में आया हुआ डिसीजन निकाला, बहुत रिपोर्टेबल जजमेंट है वो। यूपी के, उत्तर प्रदेश के जितने शिक्षक हैं उस आदेश के मार्फत सभी को इन्होंने बीएलओ ड्यूटी से मुक्त कर दिया। और जो 2022 का मैं सर्कुलर बोल रहा हूँ चुनाव आयोग को, उसके ऊपर बहुत गंभीर टिप्पणी हुई, 21-22 पेज का डिसीजन निकल करके आया। उसमें उस डिसीजन को, दिशा निर्देश को भारतीय चुनाव आयोग ने निकालने से पूर्व मई 2022 में राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में पूरे देश की अधिकारियों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने बीएलओ के कार्य योजना, नियुक्ति सबके ऊपर विचार करके बिंदु निर्धारित किए। उसमें 13 कैटेगरी के कर्मचारी तय किए। उसमें टीचर को सबसे लास्ट में 13वें पे रखा। उसमें भी एक कंडीशन लगाई कि शिक्षक को उसी स्थिति में बीएलओ बनाया जाए जब और विभाग का कोई कर्मचारी ना हो। दूसरी सुरक्षा ये दी गई कि शिक्षक को, उसी शिक्षक को या उसी कार्मिक को जो उस बूथ के जिसका बीएलओ बनाया जा रहा है, यदि उसमें वोटर के रूप में नामांकित है तो उसको बनाया जाए। तो एक तरीके से यहाँ शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है कि जिससे थोड़ा बहुत वैमनस्यता है, किसी से कोई दुश्मनी या विचार भिन्नता है, उसको निकालने के लिए जो दूर का टीचर है उसको बीएलओ अपॉइंट कर दो कि वो कभी छुट्टी के दिन, संडे के दिन भी यदि कहीं चला गया अपने घर, तो पीछे से चुनाव आयोग वाले उसको आकर के नोटिस दे देंगे कि हम स्कूल में गए या आपके बूथ पे गए और आप वहाँ पे हाजिर नहीं मिले। एक तरीके से कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो जाएगी। इस मामले में ये चल रहा था। दूसरा, इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से अपने कर्मचारी को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। एक तरफ तो शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि यदि अध्यापक का, शिक्षक का रिजल्ट, परीक्षा परिणाम डाउन रहा तो 17 CCA की कार्रवाई होगी। यदि नामांकन घट गया तो आप जिम्मेदार होगी। यदि पाठ योजना आपने तैयार नहीं की, आपने डायरी तैयार नहीं की, आपने नियमित समय पे या निर्धारित समय पे आपने सिलेबस पूरा नहीं करवाया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसी अध्यापक को गैर शैक्षणिक कार्य में दूसरा विभाग लगा रहा, चुनाव विभाग, तो उसको बचाने के लिए किसी भी बीच के शिक्षा विभाग के कार्यालय, सीबीओ या पीओ ऑफिस ने कोई सिर्फ एक पत्र वाहक का कार्य किया कि चुनाव आयोग से लेटर आ गया, हमने आगे भेज दिया। उन्होंने ये अपने कर्मचारी की सुरक्षा नहीं की कि मेरे पास इतने कर्मचारियों की कमी है या कर्मचारी उपलब्ध हैं लेकिन इसके पास ये प्रभाव ऑलरेडी हैं, और यदि इसका परीक्षा परिणाम या विभागीय नियम या विभाग ने जो मुक्त कर रखा गया शैक्षणिक कार्यों से, यदि उस कार्य पर असर पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा। यदि ये सुरक्षा वो विभाग बीच में दे पाता तो शायद स्थिति नहीं आती, हमें भी हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ता।
माननीय हाईकोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है। हमारे जो बिंदु है आपका 4/10/2022 की जो भारतीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार टीचर को यदि अपॉइंट करना है तो उस नियमों का पालन किया जाए, उसको पहली बात तो मुक्त रखा जाएगा। अन्यथा यदि अन्य विभाग का भी कोई कर्मचारी नहीं है तो उस शिक्षक की ड्यूटी लगेगी जो उस बूथ पर वोटर के रूप में नामांकित है। और इसके अलावा RTE का जो प्रावधान नंबर 27 है उसके तहत भी उसके ऊपर उसको ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा, BLO ड्यूटी से। माननीय हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए और संबंधित जो एजेंसी है उसको नोटिस जारी कर दिया है, नियुक्ति आदेश BLO का था उसको स्थगित कर दिया है, रोक लगा दी है, स्टे आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, पर चलते चलते एक अपनी भर्ती पेंडिंग चल रही थी जी 22-23 जी, उसके अंदर पद रिक्त पड़े हैं, क्या मामला चल रहा है, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हो रही है? आपने काफ़ी कवरेज किया इस भर्ती को। 2022-23 की भर्ती बोल देते हैं, कई 21-22 बोलते हैं इसको, L1 L2। हाँ। इसमें बीच में माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किए कि जो क्वेश्चन थे उनमें कुछ के आंसर गलत थे या उनको डिलीट किया गया था, उसकी वजह से रिजल्ट रिवाइज हुआ। रिजल्ट रिवाइज करने की जो प्रक्रिया बोर्ड ने शुरू की, भर्ती बोर्ड ने, उसी समय इस भर्ती के पेंडिंग मामलों को एज इट इज़ रोक दिया गया। जो लोग जिनकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है उनके कोई असर नहीं पड़ रहा, उनकी भी नियुक्ति रोक दी गई। और जो लोग नए एंट्री कर रहे हैं वो भी इंतज़ार में हैं। जो लोग बाहर हो रहे हैं उनको कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दी कि इनको बाहर नहीं किया जाए। तो तकरीबन 1200 साढ़े 1200 अध्यापकों पद ऐसे हैं जिनके ऊपर एक तरीके से नियुक्ति पेंडिंग है। और लगातार भर्ती बोर्ड की तरफ से यही बयान आ रहे हैं कि सरकार से शैडो पोस्ट के लिए निवेदन किया गया है। शैडो पोस्ट में अभी वित्तीय स्वीकृतियाँ वगैरह पेंडिंग पड़ी हैं, इसलिए जो जायज़ मैटर थे जिनको पहले नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी आज से 1.5-2 साल पहले, वो भी इसमें दब करके रह गए हैं। निश्चित तौर पर लगातार समस्या बनी हुई है। जब तक सरकार के स्तर पर इसमें शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं की जाएंगी तब तक ये मामला पेंडिंग ही नज़र आ रहा है। हालांकि हमारे पास जो पीड़ित साथी आए थे जिनको माननीय हाईकोर्ट ने नियुक्ति का आदेश दिया था, जिनकी मेरिट्स अच्छी हैं, उनकी नियुक्ति के लिए हमारे जो भी लीगल साथी हैं उन्होंने माननीय हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट रिट दायर की हुई है और लगातार नोटिस हो रहे हैं। उम्मीद है कि उनको नियुक्ति जल्दी मिल जाएगी। ठीक है वेदपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमें वक्त दिया है और जो इतनी जो ये बातें हैं जो बहुत से हमारे जो क्षेत्रवासी है जो संघर्ष कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारे अधिकार क्या है, वो बातें आप लगातार पहुंचा रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सजगता ही सफलता है। मैं EWS प्रकरण में आपका थोड़ा सा समय और लूँगा कि ये प्रकरण जब शिक्षा विभाग का प्रकरण था हमारे पास आ गया और हमने इससे निपट लिया, लोगों को नियुक्तियां भी मिल गई पीड़ित महिलाओं को। लेकिन ऐसा ही प्रकरण स्वास्थ्य विभाग की ANM भर्ती में आया जो पिछले साल चल रही थी, उसमें वो लोग गलत स्टैंड ले गए और गलत लोगों की संगति में चले गए। आज तक वो नियुक्तियाँ उनकी रुकी पड़ी हैं, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। यदि माननीय कोर्ट ने सिंगल बेंच ने उनको आदेशित कर दिया तो उनके खिलाफ अपील ले जा करके उनको रोक दिया गया। तो एक तरीके से जो सजगता अभाव है क्षेत्रवर्ती एरिया में, उसकी वजह से ये प्रकरण रुक जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सजग साथी पूरी संजीदगी के साथ सही समय पे सही जगह यदि अपनी बात को रखेंगे तो उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, एक नई खबर, नया मुद्दा और नए व्यक्ति के साथ। आप लोगों के हक और अधिकार की बात मजबूती से उठाने के लिए आप लोगों के साथ सदैव खड़े हैं। आप बने रहिए ANR न्यूज़ फॉर यू के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। SR एक्सीलेंट स्कूल सिद्धमुख पिछले 3 वर्षों से सिद्धमुख क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम देने वाला एकमात्र स्कूल एक्सीलेंट स्कूल, राजगढ़ रोड पेट्रोल पंप के सामने सिद्धमुख। अपने बच्चे के बेहतरीन भविष्य और एक अच्छी परवरिश के लिए आज ही पहुंचे SR एक्सीलेंट स्कूल और संपर्क करें मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुनील कुमार या फिर प्रिंसिपल मिस्टर सुरेंद्र कुमार 8278688268 6378821765। SR एक्सीलेंट स्कूल खुद का हवादार खुले वातावरण वाला भवन, एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 10th तक
इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं सुरेंद्र कुमार, SR एक्सीलेंट स्कूल सिद्धमुख प्रिंसिपल। हम पिछले 3 वर्षों से और शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम करते आ रहे हैं और अब भी आगे चलकर भी मेरा ध्येय ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का हम काम करेंगे। हाल फिलहाल हमने नए भवन का निर्माण किया है और उस ऐसे वातावरण में हम बच्चों को लेके आएंगे जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का काम करेंगे। एक बार हमें ज़रूर मौका दें। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार ढाका, डायरेक्टर ऑफ SR एक्सीलेंट स्कूल सिद्धमुख, आप सभी का विद्यालय परिवार में हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारा जो विद्यालय है पिछले 3 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चा एक सभ्य नागरिक बन सके और अपने परिवार, अपने देश की सही तरीके से रक्षा कर सके, उस देश में अपनी अहम भागीदारी निभा सके। रही बात सुविधाओं की, तो हम हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों को सुविधा के तौर पर ट्रांसफ़र फैसिलिटी दे रहे हैं। बढ़िया ट्रांसफ़र फैसिलिटी है अपने यहाँ। जो भी स्टाफ हैं, ऑल द स्टाफ्स आर वेरी क्वालिफाइड, सभी क्वालिफाइड स्टाफ हैं। अच्छा भवन निर्माण है, अच्छी खेल फैसिलिटीज़ हैं और बच्चों के झूलने से संबंधित भी, खेल कूद से भी संबंधित हम अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार हमारे विद्यालय परिवार में पधार कर एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।